Okay, recording okay. Hello, good morning everybody, or we can say good afternoon everybody. होप आप सब लोग ज्वाइन कर चुके होंगे और थोड़ा बहुत अपने आप को एलएमएस में कंफर्टेबल महसूस कर रहे होंगे। फ्रेंड, जो आज का हमारा टॉपिक है वो है पीरियडाइजेशन। द वर्ड पीरियडाइजेशन आपके सामने है और जो कि वन ऑफ द इम्पोर्टेंट चैप्टर है हमारे पूरे स्पोर्ट्स ट्रेनिंग प्रोसेस का। पूरी स्पोर्ट्स जो ट्रेनिंग प्रोसेस है वो हमारे जो है पीरियडाइजेशन के ऊपर बेस्ड। तो जैसे वर्ड पीरियड, अगर हम बोले वर्ड पीरियड का मतलब होता है समय, या जो आपके पास अवधि है, समय की अवधि है, उसको आप किस तरह मैनेज करते हो, उसको आप कैसे आपने मैनेज करना है, उस प्रक्रिया को हम बोलते हैं पीरियडाइजेशन। तो ये शाब्दिक अर्थ में है, ये एक सिंपल मीनिंग इसका। नाउ हम यहाँ पे आपसे डिस्कस करेंगे जनरल कॉन्सेप्ट ऑफ पीरियडाइजेशन। इससे पहले भी मैं आपसे इसको कंसेप्ट को अगर जो एलिब्रेट कर रहा हूँ, इससे पहले हम एक कॉन्सेप्ट का आप देखोगे तो हमने कहा है कि द अल्टीमेट एम ऑफ द स्पोर्ट्स ट्रेनिंग क्या है। अल्टीमेट एम ऑफ द स्पोर्ट्स ट्रेनिंग है टू प्रिपेयर द स्पोर्ट्समैन सिस्टमेटिकली एंड साइंटिफिकली फॉर कंपटीशन। Ultimate aim of the sports training is to prepare the sportsman in such a way so that his performance capacity increases, and when he go for the competition he perform his best. इसका मतलब मैंने पहले भी आपको बोला था कि हमारा पूरा स्पोर्ट्स ट्रेनिंग इट इज परफॉर्मेंस एंड कंपटीशन ओरिएंटेड. It is not a leisure time, it is a performance and competition where you have to perform and compete with other person, other team, like other sports person of different level. वहां पे आपने compete करना है, प्रतिस्पर्धा करना है और अपने आप को अव्वल या टॉप शो करना है. तो इसमें मीन्स when we prepare the sportsman, it means everything must be planned properly so that when you compete you perform their best. When you go for competition you perform their best. तो हमने लिखा है the training has to be planned and periodized in a part of plan that अब दूसरा ये है कि एक जो ट्रेनिंग सारी अधिकांशतः जो हमारे कंपटीशन है वो हम एनुअली प्लान करते हैं. अगर आप देखेंगे कि एसोसिएशन एंड फेडरेशन जो है आपकी अलग अलग गेमों की, वो प्रत्येक साल एक कंपटीशन कैलेंडर निकालती है कि किस महीने कौन सा कंपटीशन होगा, कहाँ पर होगा, उसके डेट एंड टाइम वो बताते हैं. इट मीन्स आफ्टर once you have seen the competition calendar of the yearly competition calendar, तो एज ए कोच आपको डिसाइड करना है कि इस साल आपकी टीम या आपका स्पोर्ट्समैन किस कंपटीशन में प्रतिभाग करेगा या पार्टिसिपेट करेगा. एंड अकॉर्डिंगली यू हैव टू प्लान. यू मस्ट नो दैट व्हेन इज द कंपटीशन. जब कंपटीशन है उससे पहले आपको उसको तैयारी करनी है, आपको तैयार करना है उसको. इसका मतलब आपको मालूम होना चाहिए कि आपके पास टोटल समय का ड्यूरेशन कितना है उस कंपटीशन में प्रतिभाग करने की, उसमें कंपटीशन में प्रतिभाग करने के लिए. उस टोटल ड्यूरेशन को आपने जो है प्लान करना है या पीरियडाइज करना है. पीरियडाइज का मीन्स उस समय को आपने किस तरह मैनेज करना है. तो द टोटल ड्यूरेशन ऑफ और नंबर ऑफ डेज अवेलेबल विद द स्पोर्ट्समैन or if the coach to participate in that competition training cycle which have been planned. और accordingly आपने क्या करना है, उसको प्लान इस तरह प्लान करना है. In such way you have to plan that duration when you are going for competition in such a way so that when you enter in the competition, जब आप competition में प्रतिभाग करने जा रहे हैं तो आपकी जो परफॉर्मेंस कैपेसिटी है, जो डिफरेंट परफॉर्मेंस फैक्टर्स हैं, उनकी परफॉर्मेंस कैपेसिटी या वो टॉप फॉर्म पे हो, मतलब उच्च स्तर पे, पीक फॉर्म पे हो, टॉप फॉर्म पे हो या उच्च स्तर पे हो, जिससे कि जब स्पोर्ट्समैन
कंपटीशन में प्रतिभाग करे तो वह अपना प्रदर्शन जो आपका उसका परफॉर्मेंस है वो हाईएस्ट पॉसिबल दे सके और उस कंपटीशन में अच्छी रैंक लिया है या उस परफॉर्मेंस में एक्सेल कर सके। तो हम कह सकते हैं कि टू गिव बेस्ट परफॉर्मेंस इन द कंपटीशन फॉर विच यू हैव प्लान द ट्रेनिंग और कैरी आउट। तो बेस्ट परफॉर्मेंस कब आएगी? बेस्ट परफॉर्मेंस कब देनी है? कंपटीशन में। कंपटीशन कब है? यू मस्ट नो। उससे पहले उस तैयारी करने उससे पहले उस हमें जो तैयारी करनी है उसे तैयारी को हम कहते हैं प्रिपरेशन फॉर द कंपटीशन। और जब हमने प्रिपरेशन कर दिया है, आगे बढ़ रहे हैं टुवर्ड्स अचीविंग द टॉप फॉर्म। इट मींस once we have achieved the top form, are we enter in the competition? It means when we enter the competition, that time our sportsman is at the peak form. So हम कह सकते हैं for achieving top form और sports form और peak form, ये शब्द हैं जो synonymously मतलब पर्यायवाची रूप से यूज होते हैं वहां पे हमारे इस periodization में। पीक फॉर्म अचीव करना है कब, कैसे करना है? जो नंबर ऑफ डेज आपके पास अवेलेबल है उस नंबर ऑफ डेज को आपने सिस्टमेटिकली डिवाइड करना है इन डिफरेंट पीरियड्स और डिफरेंट फेजेस ऑफ ट्रेनिंग और प्रिपेयर द स्पोर्ट्समैन accordingly to perform accordingly so that he achieve his highest performance capacity before he goes to the competition, when he enters the competition and give his best. इसका मतलब है कि top form has to be achieved when you are in the competition period for which you have planned the training. जिस competition के लिए आपने तैयारी की है उस competition में इंटर करने से पहले आपका स्पोर्ट्समैन की जो कार्य क्षमता है, परफॉर्मेंस फैक्टर्स हैं अगले, वो उच्च स्तर पे होना चाहिए जिससे कि वो अच्छा प्रदर्शन कर सके। सो पूरा अगर आप देखोगे ये प्रेडाइजेशन का जो असली एम, असली जो तथ्य है वो है कि समय जो तुम्हारे पास अवेलेबल टाइम है, जो समय ड्यूरेशन है, उस ड्यूरेशन के अंतर्गत आप किस तरह अपने स्पोर्ट्समैन को तैयार करते हो उस कंपटीशन के लिए जिसको आप प्लान कर, जिसमें आप compete करना चाहते हैं। तो यहाँ पे ऑलरेडी लिखा हुआ है टॉप फॉर्म शुड नॉट बी, ये है इसको मैं टॉप फॉर्म अचीव करना है। कभी कभी क्या होता है जब हम कहते हैं कि इट हैज टू बी प्लान सिस्टमेटिक, अगर एज ए कोच हमारी प्लानिंग और कैरिंग आउट द ट्रेनिंग में कहीं गड़बड़ हो जाएगी, इफ वी डोंट प्लान प्रॉपर्ली, इफ वी डोंट डिवाइड दीज नंबर ऑफ डेज प्रॉपर्ली एंड कैरी आउट द ट्रेनिंग प्रॉपर्ली, तो ऐसा हो सकता है कि आपकी जो क्या नाम जो ट्रेनिंग के दौरान आपके खिलाड़ी की जो टॉप फॉर्म है वो कंपटीशन में बहुत पहले आ गई। कंपटीशन में 1 महीने बाद होना है, एक डेढ़ महीने पहले टॉप अच्छा परफॉर्म कर रहा है और जब कंपटीशन आया तब वो कर नहीं पाया। इट मींस टॉप फॉर्म ट्रेनिंग हैज टू बी प्लान इन सच ए वे सो टॉप फॉर्म डोंट फॉल टू बिफोर, बहुत ज्यादा पहले ही कंपटीशन से पहले नहीं आना चाहिए। और हमारी ट्रेनिंग ऐसी भी नहीं होनी चाहिए कि हम किसी कंपटीशन के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं और कंपटीशन खत्म हो गया तब हमारा स्पोर्ट्समैन जो है वो बल्ले बल्ले कर रहा है। नो, इट मींस एज ए कोच हमारी ड्यूटी है कि हमने अपनी ट्रेनिंग इस तरह सिस्टमेटिक करे कि हमें कंपटीशन में के दौरान ही जो है टॉप फॉर्म जो परफॉर्मेंस है वो टॉप परफॉर्मेंस फैक्टर को पीक पे लाना है। इट मींस अगर जो पीक फॉर्म या टॉप फॉर्म कंपटीशन से बहुत पहले आ गई या कंपटीशन खत्म होने के बाद आई, इट मींस वो किसी काम की नहीं है। इसीलिए हम इसको कहते हैं वी हैव टू पीरियडाइज इट सिस्टमेटिकली। सिस्टमेटिकल एक एम लेके कि कंपटीशन जिसके लिए हम तैयार कर रहे हैं उसमें जब हमारा स्पोर्ट्समैन या टीम इंटर करे दे मस्ट बी इन द स्टेट ऑफ टॉप। सो इसका मतलब हम कह रहे हैं पीरियडाइजेशन इस जो लिंक कर रहा है इट इज टॉप फॉर्म ओरिएंटेड, मींस हमें पीक परफॉर्मेंस लानी है। So this top form is divided to achieve the top form. हम इसको तीन पार्ट में बांटते हैं और उसको आगे लिंक भी करेंगे। सबसे पहले जब अगर हमने जो भी नंबर ऑफ डेज हमारे पास हैं उनको उसको हमने इस ढंग से बांटना है कि जब हमारा खिलाड़ी या हमारी टीम कंपटीशन में इंटर करे तो उससे पहले जो हमें उसको तैयार करना है। आप एकदम कंपटीशन में इंटर कर सकते, पहले उसकी तैयारी करोगे, बेस क्रिएशन करोगे, फाउंडेशन डालोगे, बहुत सारी एक्टिविटी कंपटीशन की डिमांड के अनुसार अपने खिलाड़ी को तैयार करोगे, उसका आधारभूत फाउंडेशन डालोगे। उस फाउंडेशन को हम बोलते हैं बेस क्रिएशन फॉर द टॉप फॉर्म, बेस क्रिएशन फॉर द टॉप फॉर्म, जिसको हम पीरियडाइजेशन की भाषा में बोलेंगे
प्रिपरेटरी पीरियड। तो टॉप फॉर्म की अगर हम को करें तो हम कहते हैं बेस क्रिएशन फेज मीन्स प्रिपरेटरी पीरियड। अचीवमेंट एंड मेंटेनेंस मीन्स जब हमने बेस क्रिएट कर दिया और हमने जो टॉप फॉर्म प्राप्त कर ली है, प्राप्त करने के बाद उसको कब तक मेंटेन करना है, जब तक हमें जरूरत है। तो हम अचीव किस चीज के लिए हमने टॉप फॉर्म अचीव की है, कंपटीशन में, कंपटीशन पीरियड में हम अच्छा प्रदर्शन कर सके। तो इसका मतलब, और उसको जब तक कंपटीशन की डिमांड है तब तक हम मेंटेन कर सकते हैं। इसका मतलब कब चाहिए हमें टॉप फॉर्म और कहां तक हमें मेंटेन करनी, ड्यूरिंग कंपटीशन पीरियड। तीसरा है टेम्परेरी लॉस इन दी टॉप फॉर्म, दैट वी कॉल ट्रांजिशनल पीरियड। अब ये हम इट इज एस्टेब्लिश फैक्ट कि जब हम ट्रेनिंग करते हैं और बहुत हार्ड ट्रेनिंग करते हैं, बहुत हार्ड ट्रेनिंग स्पोर्ट्समैन कैन नॉट मेंटेन इट फॉर very long time, because there is some psychophysiological reasons that peak cannot be prolonged for very long time until unless lot of modification। और खासकर तब जब आप पीक पहुंच चुके हो, कंपटीशन पीरियड खत्म हो चुका है, अब आपके पास लंबे समय तक कोई आगे कंपटीशन नहीं है, यू डोंट हैव एनी नेक्स्ट कैलेंडर ईयर competition nearby। It means why to maintain that unnecessary? It means we bring that stress down to the that preparatory competition stress down to low level by bringing the training load, lowering the training load। It means when we bring down the training load, then it means the top form जो हमने अचीव की थी वो उसमें हम टेम्परेरी लूज करते हैं, लॉस करते हैं। वंस वी से क्यों लाते हैं हम, सो दैट द ऑर्गेनिज्म आर नॉट स्ट्रेस फिजिकली और मेंटली, द स्पोर्ट्समैन इज फ्री। तो उसे हम बोलते हैं टू ब्रिंग द टेम्परेरी लॉस इन द टॉप फॉर्म। जब हम जानबूझ के टॉप फॉर्म को हम कम करते हैं, उस पीरियड को हम बोलते हैं ट्रांजिशनल पीरियड। ट्रांजिशन बहुत पुराने टाइम पे आप जब सीजनल सिस्टम था तो उसको ऑफ सीजन भी बोलते थे, लेकिन नाउ देयर इज नो ऑफ सीजन। नाउ द सीजन, इन सीजन कोई नहीं है, ऑफ सीजन कोई नहीं, सारे जब आपकी कंपटीशन है दैट इज इन सीजन, जब कंपटीशन नहीं है लंबे समय तक तो वो ट्रांजिशन पीरियड। ठीक है। सो एज टॉप फॉर्म ऑफ हाई फॉर्म कैन नॉट बी मेंटेन फॉर प्रोलॉन्ग पीरियड ड्यू टू सम साइकोलॉजिकल, शारीरिक और मानसिक जो क्षमता की वजह से हम के वजह से, तो हम उसको डाउन लाते हैं, उस फेज को हम बोलते हैं ट्रांजिशनल फेज। तो आप तो यहाँ पे थोड़ा सा कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया कि डिप्रेडाइजेशन का मतलब ये है कि जो समय हमारे पास, जो उपलब्ध समय हमारे पास है, जितना भी एक साल की ट्रेनिंग साइकिल में जो भी समय हमारे पास उपलब्ध है, उस ट्रेनिंग साइकिल को हम किस तरह उस समय को हम किस तरह डिस्ट्रीब्यूट करें डिफरेंट पार्ट्स में, डिफरेंट फेजेस में, सो दैट व्हेन द स्पोर्ट्समैन, जिस कंपटीशन के लिए स्पोर्ट्समैन हम तैयार कर रहे हैं, वो जब कंपटीशन में जाए तो अपनी बेस्ट परफॉर्मेंस, अपनी हाईएस्ट परफॉर्मेंस दे सके। ये जो है अल्टीमेट जो थीम है पीरियडाइजेशन का, यही हम कह सकते हैं जनरल डेफिनेशन ऑफ द पीरियडाइजेशन। इसलिए मैंने इसको जर्नल लिखा है बिकॉज यहाँ पे हम जर्नली डील कर रहे हैं। आपको डिफरेंट डॉक्टर हरदयाल, टोडर बोम्पा और साइंस ऑफ स्पोर्ट्स ट्रेनिंग अलग अलग डेफिनेशन मिलेंगी जो अलग राइटर द्वारा, लेकिन मैंने ये डेफिनेशन, मैंने इसलिए जनरल डेफिनेशन का मतलब एक सिंप्लीफाई किया है, और ये डेफिनेशन मेरे हिसाब से डेफिनेशन नहीं है, इट इज अ मीनिंग ऑफ द पीरियड जस्ट टू मेक यू कन्वर्स टू अंडरस्टैंड। तो अगर आप इसको पढ़ेंगे स्टेप बाय स्टेप तो आपका जो मैं बोल रहा हूँ वो कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर हो जाएगा। तो हमने दो डेफिनेशन टाइप की लिखी है। उसमें लिखा है पीरियडाइजेशन इज सिस्टमैटिकली फॉर्मुलेशन ऑफ स्पोर्ट्स ट्रेनिंग अकॉर्डिंग टू द ड्यूरेशन एंड नंबर ऑफ डेज अवेलेबल इन ए ट्रेनिंग साइकिल टू प्रिपेयर द स्पोर्ट्समैन, who prepare the sportsman, coach prepare the sportsman, to prepare the sportsman to prepare the sportsman in such a way that he achieve top form to give his best performance in the competition for which the training was planned and carried out। वो बेस्ट परफॉर्मेंस देगा अपनी उस कंपटीशन जिसके लिए उसने पूरे ट्रेनिंग को प्लान किया था और उसके हिसाब से किया। तो एक सिंप्लीफाइड डेफिनेशन है। उसके बाद में पीरियडाइजेशन इज सिस्टमैटिकली फॉर्मुलेटिंग और प्लानिंग द स्पोर्ट्स ट्रेनिंग एंड कैरिड आउट in accordance to the total time available, total time मतलब total number of days available to prepare the sportsman or team to achieve top form
टू गिव बेस्ट परफॉर्मेंस इन ए पर्टिकुलर कंपटीशन। जिस कंपटीशन के लिए आप तैयार कर रहे हैं स्पोर्ट्समैन को, उनको उसको इस तरह तैयारी करने के पद्धति को, प्रोसेस को बाय डिवाइडिंग इन डिफरेंट पीरियड्स को हम पीरियडाइजेशन कहते हैं। तो हम कह सकते हैं जो अल्टीमेट एम ऑफ पीरियडाइजेशन का है, इट इज टू अचीव टॉप फॉर्म एंड टू मेंटेन द टॉप फॉर्म। तो इट मींस द अल्टीमेट एम इज अचीवमेंट एंड मेंटेनेंस ऑफ द टॉप फॉर्म है, क्योंकि जिस कंपटीशन में तैयार कर रहे हैं उस कंपटीशन के दौरान जब हम प्रतिभाग करें, हमारा खिलाड़ी प्रतिभाग करे, तो वो टॉप फॉर्म में रहे। इसकी तैयारी को हम पीरियडाइजेशन कहते हैं। अब पहले भी डिस्कस करते हैं स्टेट ऑफ टॉप फॉर्म, एक स्तर, टॉप फॉर्म का स्तर क्या है। ये कभी कभी इस वर्ड को हम स्पोर्ट्स फॉर्म बोलते हैं, कभी कभी मैंने बार बार दो जगह लिखा है कि स्पोर्ट्स फॉर्म और पीक फॉर्म भी वर्ड यूज करते हैं, वी यूज पीक फॉर्म। So if you say that from definition, it is the optimal state of different performance factor and performance capacity of the sportsman developed or achieved by training, general training, special training or competitive training, जो भी आप करेंगे, and harmoniously integrated with each other. Now here we have to keep in mind that when we go and participate in the competition, it is not that different performance factors are differently working. Suppose physical fitness is differently working, strength is differently working, endurance is not linked with the strength, and then strength is not linked with the speed. This physical fitness is not linked with the technique. This technique is not linked with the tactical system. It means if we developed these different factors differently, then top form will not be achieved. Top form किसे कहते हैं? When these different performance factors are harmoniously, means हारमोनी क्या होता है, एक सुर में बजे, एक साथ, जैसे हमें कंपटीशन करना है उसी ढंग से स्पोर्ट्समैन उसको हारमोनियसली एक दूसरे से इंटरलिंक्ड है। एंड व्हेन ही गो एंड परफॉर्म द एक्टिविटी और compete in the activity, all performance factors are integrated and they are able to give the best outcome. ऐसे नहीं कि स्ट्रेंथ काम ही नहीं कर रही इंडोरेंस के साथ में, और फिटनेस और टेक्निक का काम आपस में तालमेल नहीं है, टेक्निक और टैक्टिक्स का कुछ नहीं। all performance factor, when these all performance are developed and they are brought together interlinked harmoniously, means एक साथ मिल चुके हैं, तब स्पोर्ट्समैन जो है अच्छा परफॉर्म कर सकता है। then we can say that he is the in state of the top form. यहाँ पे ध्यान रखना कि all performance factors जो कि अच्छी परफॉर्मेंस के लिए जिम्मेदार हैं, और उन परफॉर्मेंस कैपेसिटी जो स्पोर्ट्समैन की हमने डेवलप की है, उन सब का एक दूसरे से तालमेल होना चाहिए। डिफरेंट परफॉर्मेंस फैक्टर, दे शुड बी इंटररिलेटेड, दे शुड बी इंटीग्रेटेड, दे शुड बी इंटरलिंक्ड एंड इट शुड बिकम वन। तब हम उसको कह सकते हैं कि स्पोर्ट्समैन इज द स्टेट ऑफ द टॉप फॉर्म, और इसको हम कह सकते हैं टॉप फॉर्म किसे कहते हैं। तो ये आपको ये समझ आना चाहिए कि टॉप फॉर्म इज ऑल परफॉर्मेंस फैक्टर एंड कैपेसिटी ऑफ द स्पोर्ट्समैन आर हार्मोनियसली इंटीग्रेटेड टुगेदर, or then he perform it, but these should be before, these integration should be before they enter in the competition period. और आगे भी लिखा हुआ है जैसे कि the optimum development of all performance factor capacity and its interrelationship with each other to achieve the state of top form. top form क्या कहते हैं इन चीजों के साथ। so again we say top form क्या है? Top form means peak form cannot be maintained for very long time. It means we can say the top form is a temporary phase of optimum performance capacity. Top form जो है best performance, optimum best जितनी जरूरत है उसको देने के का एक टेम्परेरी है। It cannot be prolonged forever. So हम कहते हैं टेम्परेरी फेज है, मतलब कुछ समय तक होता है, फिर इसमें कमी भी आ सकती है, आगे हम डिस्कस करेंगे। तो यू कैन अंडरस्टैंड टॉप फॉर्म क्या है। टॉप फॉर्म जो है अच्छी परफॉर्मेंस को प्राप्त देने की जो स्पोर्ट्समैन कैपेसिटी, वो हमेशा नहीं रहती है। इट हैज फ्लक्चुएशन, ये कभी कम हो जाती है, कभी ज्यादा हो जाती है। सो इट इज द टॉप फॉर्म। सो हम कह सकते हैं पीरियडाइजेशन मींस स्टेट ऑफ टॉप फॉर्म प्राप्त करना है, और जिससे वो कंपटीशन में अच्छा प्रदर्शन कर सकते। नाउ यहाँ पे थोड़ा सा आई हैव एज आई टेल that periodization is the achieving the top form, and then what is the link between top form and periodization, just आपस में एक किया है। यहाँ पे टॉप फॉर्म को हमने, इफ यू जस्ट सी, ए कंप्लीट मैक्रो साइकिल, एक साल की ट्रेनिंग साइकिल, एक साल की ट्रेनिंग साइकिल को हमने 3 भागों में बांटा है। वी हैव डिस्ट्रीब्यूटेड, जहां मैक्रो साइकिल बोलते हैं वो है अर्ली ट्रेनिंग साइकिल,
ईयरली ट्रेनिंग साइकिल हम उसको बोलते हैं। एक ईयरली ट्रेनिंग साइकिल को हमने 3 फेज में बांटा है। फेज 1 जिसे हम बोलते हैं फेज 1, फेज 2 एंड फेज 3। अब इन जो नंबर ऑफ ड्यूरेशन जो हमारे पास टोटल था उसको हमने 3 भागों में बांटा है, 3 फेज बांटा है। नंबर 1 फेज, जब हम इस खिलाड़ी को टॉप फॉर्म प्राप्त करने के लिए उसका आधार, उसका फाउंडेशन तैयार कर रहे हैं। व्हेन वी आर ट्राइंग गिविंग हिम ट्रेनिंग, सिस्टमेटिक ट्रेनिंग, सीक्वेंशियल ट्रेनिंग और डेवलपिंग डिफरेंट परफॉर्मेंस फैक्टर्स टू अचीव टॉप फॉर्म। इसका मतलब हम उसको तैयारी कर रहे हैं, इसका मतलब उसका आधार, बेस हम बने, टॉप फॉर्म प्राप्त करने का हम बेस बना रहे हैं। तो देन वी कॉल इट, इट इज बेस क्रिएशन फेज ऑफ टॉप फॉर्म, बेस क्रिएशन फेज ऑफ द टॉप फॉर्म। टॉप फॉर्म बनाने का जो आधार है, बेस है, उसको हम उस फेज को हम कहते हैं बेस के, जब हम तैयारी करते हैं तो उसको हम प्रीडाइजेशन की भाषा में क्या बोलते हैं? इट इज ए प्रिपरेटरी पीरियड। प्रिपरेटरी पीरियड इज बेस क्रिएशन पीरियड फॉर द स्पोर्ट्समैन टू अचीव टॉप फॉर्म। मतलब तैयारी कर रहे हैं हम खिलाड़ी को कंपटीशन से पहले, जो हमने ट्रेनिंग प्लान की उससे पहले उसका अच्छा आधार, अच्छा बेस, अच्छे बुनियाद बना रहे हैं। तो हम ये सब कब करते हैं? हम प्रिपरेटरी पीरियड के दौरान। फिर नेक्स्ट है, जब हमने अच्छा बेस बना दिया तो उसके बाद धीरे धीरे हम आगे प्रोग्रेसिवली आगे बढ़ते हैं। तो हम धीरे धीरे टॉप फॉर्म को प्राप्त करने की तरह डिफरेंट एक्सरसाइजेज, मीन्स मेथोडोलॉजी के द्वारा हम टॉप फॉर्म प्राप्त करने की तरफ बढ़ते हैं। जैसे जैसे हम कंपटीशन पीरियड के बढ़ते हैं तो हम, हमारा स्पोर्ट्समैन जो है वो टॉप फॉर्म की, ऑप्टिमम टॉप फॉर्म की कैपेसिटी में आ जाता है और वो ही इज इन द स्टेट ऑफ टॉप फॉर्म। That is called achievement of the top form. But after achieving the top form, how long it has to be maintained, it depends upon the duration or time demand of the competition period. It means if we have achieved the top form, we have to maintain it optimally to the duration as demanded by the competition. कंपटीशन ड्यूरेशन के अनुसार, कंपटीशन के डिमांड के अनुसार कितने लंबे समय तक हमने इसको मेंटेन करना है, उसे हम कहते हैं अचीवमेंट एंड मेंटेनेंस ऑफ द टॉप फॉर्म फेज। और ये कब अचीवमेंट एंड मेंटेनेंस कब करते हैं? हम करते हैं कंपटीशन पीरियड में। एंड आई टोल्ड यू नेक्स्ट दैट हाईएस्ट फॉर्म और पीक फॉर्म और टॉप फॉर्म कैन नॉट बी मेंटेन वेरी वेरी प्रोलॉन्गली। बड़े मतलब ज्यादा लंबे समय तक हम पीक फॉर्म को ज्यादा लंबे समय तक नहीं मेंटेन कर सकते। और दूसरा ये जरूरत भी नहीं है, इफ वी डोंट हैव द इन नेक्स्ट ट्रेनिंग साइकिल, इफ यू डोंट हैव द कंपटीशन, immediate competition after finishing this previous competition, we don't have the competition, then why to maintain that top form? Because it leads to strenuous psychological and physiological stress on the organism. So need not to do it. What we do, we bring down the training and competition load. तो हम नीचे अब जो है घटा देते हैं, ट्रेनिंग और कंपटीशन लोड घटा देते हैं। जब हम ट्रेनिंग एंड कंपटीशन लोड घटाते हैं तो इसका मतलब हम टॉप फॉर्म को नीचे ला रहे हैं। देन देयर विल बी अ टेम्परेरी लॉस इन द टॉप फॉर्म। हम कहते हैं टेम्परेरी लॉस ऑफ द टॉप फॉर्म। जब वो टेम्परेरी लॉस ऑफ टॉप फॉर्म होता है, इट मींस दैट पीरियड इज कॉल्ड ट्रांजिशनल पीरियड। ट्रांजिशनल पीरियड मींस जहां पे आपने रिकवरी एंड अदर थिंग्स एक्सेलरेट करनी है, जो थकान वगैरह आ गई, क्योंकि हमें अभी टॉप फॉर्म की जरूरत नहीं। तो यहाँ पे मॉडिफिकेशन एंड सम फॉर्मुलेशन ऑफ ट्रेनिंग आप करते हैं, जिससे कि स्पोर्ट्समैन की जो अचीव टॉप फॉर्म है उसको जानबूझ के ला रहे हैं, अपना आप नहीं, जानबूझ के नीचे ला रहे हैं, सो दैट द स्ट्रेस, साइकोलॉजिकल स्ट्रेस एंड फिजियोलॉजिकल स्ट्रेस ऑन ऑफ फिजिकल एक्सरसाइजेस इज रिड्यूस्ड ऑन द स्पोर्ट्स। तो अगर हम पीरियडाइजेशन को बात करें तो पीरियडाइजेशन को हम तीन फेजेस में बांटा है हमने। प्रिपरेटरी पीरियड, जिसमें हम बेस क्रिएट करते हैं और टॉप फॉर्म। दूसरा कंपटीशन पीरियड, जिसमें के दौरान हम टॉप फॉर्म को अचीव करते हैं और मेंटेन करते हैं जब तक कंपटीशन डिमांड है। और ट्रांजिशनल पीरियड, जब हमारे पास नेक्स्ट कंपटीशन में लंबे समय तक कोई कंपटीशन नहीं है, कोई नहीं है इमीडिएटली, और थकान को दूर करने के लिए हम जो है ट्रांजिशनल पीरियड देते हैं। इसमें मतलब हम स्पोर्ट्समैन के जो टॉप फॉर्म को उसको रिड्यूस करते हैं, देयर इज लॉस, टेम्परेरी लॉस इन द टॉप फॉर्म। तो आप ये कि हम जानबूझ के नीचे ला रहे हैं उसकी कार्य क्षमता जो फिजियोलॉजिकल और साइकोलॉजिकल जो स्ट्रेस हो कम करने के लिए, तो उसे हम ट्रांजिशनल पीरियड कहते हैं। पुराने जमाने में आप पहले कहते थे, जब सीजन सिस्टम चलता था, कि आजकल ऑफ सीजन चल रहा है भाई। ऑफ सीजन कोई नहीं होता। ऑफ सीजन मतलब आपके पास पिछले कंपटीशन खत्म करने के बाद नेक्स्ट कंपटीशन की तैयारी के लिए बहुत लंबा टाइम है, प्रिपरेटरी शुरू करने से पहले बहुत लंबा टाइम है। तो उस दौरान हम जो है खिलाड़ी को रेस्ट एंड रिकवरी देते हैं, दैट इज ट्रांजिशन।
तो ये पीरियडाइजेशन को हमने टॉप फॉर्म और पीरियडाइजेशन को इंटररिलेट किया। नाउ नेक्स्ट कम द टाइप ऑफ पीरियडाइजेशन। हियर द टाइप्स ऑफ पीरियडाइजेशन। पीरियडाइजेशन कितने प्रकार का होता है? नॉर्मली जो प्रकार में ज्यादा जाने नहीं, यहाँ पे जो मैंने आपको थोड़ा सहूलियत करने के लिए और अलग-अलग टेक्स्ट बुक्स में अलग-अलग ऑथर ने अलग-अलग टाइप का दे रखा है, लेकिन यहाँ पे सिंप्लीफाइड करते हैं बिकॉज़ इट इज़ जनरल अप्रोच, इट इज़ नॉट किसी भी स्पेसिफिक स्पोर्ट्स के लिए मैं बात नहीं करता हूँ। आप जिस-जिस स्पोर्ट्स में हैं, उस स्पोर्ट्स के अनुसार आपने अपने ट्रेनिंग प्लान करनी है, अपने स्पोर्ट्समैन प्लान करना है और अपने कॉम्पिटिशन प्लान करना है। तो यहाँ पे आपको जनरल कॉन्सेप्ट, यहाँ पे पीरियडाइजेशन के जनरल कॉन्सेप्ट में हम अभी डील कर रहे हैं। तो उसमें एक है टाइप्स ऑफ पीरियडाइजेशन। पीरियडाइजेशन कितने प्रकार का होता है? तो जनरली जो पीरियडाइजेशन है, इसको मैंने 3 भागों में बाँटा है। वन इज़ सिंगल पीरियडाइजेशन, सेकंड इज़ डबल पीरियडाइजेशन, थर्ड इज़ मल्टीपल पीरियडाइजेशन। तो हम कहेंगे पीरियडाइजेशन कितने प्रकार का है? 3 प्रकार का है, सिंगल, डबल और मल्टीपल। अब सिंगल पीरियडाइजेशन किसे कहते हैं? अब मैंने कहा ना 1 साल की ट्रेनिंग साइकिल को याद रखना। जब पीरियडाइजेशन कहते हैं 1 साल की ट्रेनिंग साइकिल या मैक्रो साइकिल, मोटे तौर पे मैक्रो साइकिल को जब हम सिस्टमैटिकली डिवाइड करते हैं, किस पॉइंट ऑफ व्यू से? कंपटीशन पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है? तो हम कहेंगे जिस साल की ट्रेनिंग साइकिल में हमें मेन एक कंपटीशन में पार्टिसिपेट करना है, मेन पार्ट हमारा एम है अपने खिलाड़ी को मेन पार्ट एक कंपटीशन में पार्टिसिपेट कराना है, तो उससे पहले हम उसको उसके लिए तैयारी करेंगे। तो इसके लिए प्रिपरेटरी पीरियड होगा और कंपटीशन खत्म होने के बाद ट्रांजिशन में हमें जरूरत नहीं पीक फॉर्म मेंटेन करने की, तो इसका मतलब हमें टेम्परेरी लॉस लाना पड़ेगा। तो इसका मतलब जिस साल की ट्रेनिंग में हमारा लक्ष्य मेन एक कंपटीशन है, तो उसे हम कहेंगे सिंगल पीरियडाइजेशन। मतलब इस साल की ट्रेनिंग हमारे एक प्रिपरेटरी होगा, एक कंपटीशन होगा और उस फॉलोड बाय जो है ट्रांजिशनल पीरियड होगा। तो अभी आप स्क्रीन में देख रहे हो आप, तो जस्ट मैंने सिंपली बताया सिंगल पीरियडाइजेशन, जिसमें एक प्रिपरेटरी पीरियड है, दूसरा कंपटीशन पीरियड है, तीसरा ट्रांजिशनल पीरियड है। और ये 1 से 12 तक मैंने जो ये महीने, 1 साल के महीने हैं। जो मैक्रो साइकिल है उसका मतलब एनुअल ट्रेनिंग से 1 साल के एक एग्जांपल है इसका। डोंट मेक इट, जरूरी नहीं कि 12 महीने की होता है, 6 महीने के भी हो सकते हैं एक मैक्रो साइकिल आपकी। ठीक है, जरूरी नहीं। ठीक है, तो एक एग्जांपल दिया है एनुअल ट्रेनिंग साइकिल। ठीक है, तो इसको हमने 3 इसका मतलब सिंगल पीरियडाइजेशन किस कहेंगे? जिस साल की ट्रेनिंग में हमारा मुख्य लक्ष्य एक कंपटीशन में पार्टिसिपेट करने का है, हमारे खिलाड़ी का टीम का लक्ष्य एक मेन कंपटीशन में पार्टिसिपेट करने का है, उसे हम सिंगल पीरियडाइजेशन कहेंगे, जिसमें कि एक प्रिपरेटरी, एक कंपटीशन और फॉलोड बाय वर्ड आई एम वर्डिंग यूजिंग द वर्ड फॉलोड बाय ट्रांजिशनल पीरियड। एक ट्रांजिशन नहीं होगा, फॉलोड बाय ट्रांजिशनल पीरियड, उसे हम कहेंगे सिंगल पीरियडाइजेशन। अधिकांशतः ये जो सिंगल पीरियडाइजेशन है, हम विल नॉट से बिगिनर, जब एक आगे जाके आप ट्रेनिंग स्टेज, जब स्पोर्ट्समैन एडवांस ट्रेनिंग स्टेज के अंदर घुसता है, जूनियर लेवल के खिलाड़ी, सब जूनियर से जूनियर लेवल के खिलाड़ी जब एडवांस ट्रेनिंग स्टेज में घुस रहे होते हैं, वो मिड वे में होते हैं, वहां पे उनको ज्यादा कंपटीशन नहीं दे रहे होते हैं, तो वहां पे हम इनके लिए जब व्हेन दे आर एंटरिंग इन दी एडवांस ट्रेनिंग से और दे आर इन दी मिड ट्रेनिंग से, वहां पे हम सिंगल पीरियडाइजेशन के लिए करते हैं। बट इट वेरी, दिस स्टेटमेंट वेरी, इट इज टीम टू टीम, गेम टू गेम, इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल, और जो फिलॉसफी ऑफ कोच की है उससे के अनुसार वेरी करता है। यहाँ पे ये इंपॉर्टेंट नहीं, यहाँ पे इंपॉर्टेंट है कि सिंगल पीरियडाइजेशन किसे कहते हैं? जिस साल हमें एक कंपटीशन मेन कंपटीशन में पार्टिसिपेट करना है, उस ढंग से हमें खिलाड़ी तैयार करना है, तो उसको हम सिंगल पीरियडाइजेशन बोलेंगे, जिसमें एक प्रिपरेटरी पीरियड, एक कंपटीशन पीरियड फॉलोड बाय द ट्रांजिशनल पीरियड, उसे सिंगल पीरियडाइजेशन कहते हैं। डबल पीरियडाइजेशन, डबल पीरियड में 2, डबल मीन्स 2, सिंगल मीन्स 1, डबल मीन्स 2। यहाँ पे सिर्फ मीन्स जिस साल की, जिस मैक्रो साइकिल एनुअल ट्रेनिंग साइकिल में आपका एम, कोच का एम अपने खिलाड़ी या टीम को दो मुख्य कंपटीशन में प्रतिभाग कराने का हो। मुख्य कैसे भी हो सकते हैं, इंटरलिंक्ड हो सकते हैं, इंटररिलेटेड हो सकते हैं, कैसे भी हो सकते हैं। जहां पे आपका एम है कि जहां पे आप वेर यू हैव टू पार्टिसिपेट इन ए 2 मेजर कंपटीशन, 2 मेन कंपटीशन जो आपके पास है, उनमें आपने प्रतिभाग करना है, तो उसको हम बोलेंगे डबल पीरियडाइजेशन। इट मींस हियर it will be, there will be 2 preparatory, 2 competition period and followed by transitional period। और अधिकांशतः ये जो पीरियड है, हम जब एडवांस ट्रेनिंग स्टेज में यूथ लेवल के जो खिलाड़ी होते हैं, वो इंटर कर रहे होते हैं एडवांस से हाई परफॉर्मेंस की तरफ, तब हम इसको यूज करते हैं।
Again, I told you it will vary to game, sport to sport, event to event, and coach philosophy to coach philosophy. ठीक है, तो क्लियर। डबल पेराडाइजिंग कैसे कहते हैं? जिस साल की ट्रेनिंग में हमने दो, हमारा एम, कोच का एम खिलाड़ी को दो मुख्य कंपटीशन में प्रतिभाग करने का है, तो उसे हम डबल पेराडाइजिंग कहेंगे, जिसको हम सिस्टमेटिकली से बनाएंगे, जिसमें दो प्रिपरेटरी होंगे, दो कंपटीशन होंगे एंड फॉलोड बाय वन ट्रांजिशन। यहाँ पे मैंने 12 महीने का एक एग्जांपल दे रखा है, जैसे कि PP1 मीन प्रिपरेटरी 1, फिर लिखा CP1 मतलब कंपटीशन पहला कंपटीशन, कंपटीशन 1, उसके बाद लिखा है PP2, इसका मतलब प्रिपरेटरी पीरियड, सेकंड प्रिपरेटरी पीरियड, उसके बाद लिखा है CP2 सेकंड कंपटीशन, मेन कंपटीशन में प्रतिभाग करना है, ठीक है, और फॉलोड बाय ट्रांजिशनल पीरियड। तो एक एग्जांपल डेमो है कि एक साइकिल को हमने कैसे बांटा है। तो इसको डबल पेराडाइजेशन किसे कहेंगे? जिसमें दो कंपटीशन, दो प्रिपरेटरी, दो कंपटीशन फॉलोड बाय ट्रांजिशनल पीरियड होगा, उसे हम डबल पेराडाइजेशन कहते हैं। मल्टीपल पेराडाइजेशन, मल्टीपल मीन बहुत सारे, मल्टीपल पेराडाइजेशन बहुत। यहाँ पे हम एक वर्ड यूज करें, मल्टीपल पेराडाइजेशन मीन्स एक ट्रेनिंग साइकिल के अंदर, एक मैक्रो साइकिल के अंदर, जहां हमारा एज ए कोच, जहां हमारा एम अपनी खिलाड़ी को या अपनी टीम को में दो से ज्यादा कंपटीशन में प्रतिभाग कराने का हो, पार्टिसिपेट कराने का, उसे हम मल्टीपल पेराडाइजिंग। इट में भी 3 कंपटीशन हो सकते हैं, 4 हो सकते हैं, 5 हो सकते हैं, जैसे इवेंट नेचर के डिमांड है, डिपेंड अपॉन दैट थिंग। इट मींस 2 से ज्यादा जहां भी होंगे वहां पे हम उसको मल्टीपल पेराडाइजेशन कहते हैं, एंड अकॉर्डिंगली द कोच हैज टू सिस्टमेटिक। यहाँ पे मैं आपको ट्रिपल पेराडाइजेशन का एक, मल्टीपल पेराडाइजेशन, ट्रिपल पेराडाइजेशन का एक एग्जांपल सेट किया है मैंने इसमें, कि हम ट्रिपल पेराडाइजेशन, हमारा एम है इस साल की ट्रेनिंग में 3 मेन कंपटीशन को प्रतिभाग करना। ये कंपटीशन कैसे भी हो सकते हैं, इंटरलिंक्ड हो सकते हैं और अलग अलग भी हो सकते हैं, ठीक है। तो 3 का, तो जब हम ट्रेनिंग, पूरे साल की ट्रेनिंग को मैक्रो साइकिल को डिवाइड कैसे किया हमने, कि पहले हमने प्रिपरेटरी 1 लिया, तो उसके बाद कंपटीशन 1, ठीक है, पहला कंपटीशन है, फिर उसके बीच में हमने प्रिपरेटरी 2, फिर प्रिपरेटरी कंपटीशन 2, फिर उसके बाद जो डिवाइड किया प्रिपरेटरी 3, और फिर कंपटीशन 3, एंड फॉलोड बाय ट्रांजिशनल पीरियड, एंड फॉलोड बाय ट्रांजिशनल। यहाँ पे हमने देखा कि हमने क्या किया है कि जो साल की ट्रेनिंग को उसको डिस्ट्रीब्यूट किया इन सच ए वे अकॉर्डिंग टू द कंपटीशन कैलेंडर। याद रखना, अकॉर्डिंग टू कंपटीशन कैलेंडर वी हैव डिस्ट्रीब्यूटेड इट। तो एक कंपटीशन के बाद, एक प्रिपरेटरी के बाद जब कंपटीशन, पहले वाले कंपटीशन में गए, तो वहां कंपीट करने के बाद व्हाट्सएवर द रिजल्ट, हमने नेक्स्ट कंपटीशन के लिए हमारे पास गैप है, समय है, तो अगर समय लंबा है तो हम उसको प्रिपरेटरी 2 कहेंगे, और प्रिपरेटरी 2 कहेंगे, और उसको वहां पे वो तैयारी करेंगे जो हमें सेकंड कंपटीशन के लिए जरूरत है, और जो हमारी पहले कंपटीशन में गलती हो रही है उनको हम सुधारेंगे, वो जो कमी आ रही है उनको सुधारेंगे। उसके बाद CP2 में कंपटीशन 2, उसके बाद फिर हमें तीसरा कंपटीशन लड़ना, हमें डेट मालूम है और तीसरा कंपटीशन, उसके बीच में जो गैप आएगा उससे हम कहेंगे PP3, और तीसरा कंपटीशन लड़ेंगे। यहाँ पे एक चीज ध्यान के रखना कि ये जो PP1, PP2, PP3 मैंने बताया, अगर इनका ड्यूरेशन इट इज मोर देन 3 to 4 weeks, then we can more than 3 to 2 महीने, 6 महीने, 6 हफ्ता, 8 हफ्ता है, then we can call it PP। बट अगर इनका ड्यूरेशन लेस देन 3 weeks है, इनका ड्यूरेशन लेस देन 3 weeks है, then sometimes this PP3 may be set intermediate phase, मतलब एक बहुत छोटा टाइम है बीच में, जो प्रिपरेशन नहीं बल्कि जो हमारी 2 कंपटीशन में गलतियां जो हमारे खिलाड़ी ने की, जहां जहां उसकी शॉर्ट कमिंग्स है, वहां पे आपने उस दौरान स्पेसिफिक ट्रेनिंग, हल्का ट्रेनिंग लोड डाउन लाके स्पेसिफिक ट्रेनिंग करानी है, उन गलतियों को दूर करना है जो कि हम कंपटीशन में हमारे खिलाड़ी या हमारी टीम कर रहा है। यहाँ पे ज्यादा डेवलपमेंट के लिए है, यू हैव ऑलरेडी डेवलप, ओनली यू हैव टू मैनिपुलेट योर ट्रेनिंग। अगर लेकिन 3 हफ्ते, 4 हफ्ते, 5 हफ्ते है, देन यू कैन गो फॉर दी प्रिपरेटरी, यू कैन से। अगर छोटा है, 3 हफ्ते से कम दिन है, इसमें 5 दिन भी हो सकते हैं, 10 दिन भी हो सकते हैं, 18 दिन भी हो सकते हैं, अगर वो कम है तो हम उसको PP3 या PP2 न कह के इंटरमीडिएट फेज भी कह सकते हैं। ये आगे आगे चल के आप जब आप अपने मेन स्पोर्ट्स के उसमें जाओगे, वहां पे आपके कोच साहब आपको क्लियर करेंगे इस वर्ड का, बट यू कैन अंडरस्टैंड, यू मस्ट कीप इन योर माइंड कि ऐसा भी एक वर्ड है इंटरमीडिएट फेज, जहाँ पे कंपटीशन के बाद दूसरे कंपटीशन के बीच के में जो गैप है वो बहुत ज्यादा नहीं है, इट इज लेस देन 3 weeks, तो उसको हम प्रिपरेटरी ना बोल के, हम प्रिपरेटरी तो है बट दैट प्रिपरेटरी इज इंटरमीडिएट फेज, एक बीच का समय है, उसको उसके दौरान हम कैसी ट्रेनिंग करेंगे वो आपका इस मेन स्पोर्ट्स की डिमांड के अनुसार बताया जाए। यहाँ पे जो ये मल्टीपल पेराडाइजेशन है, अधिकांशतः जो हाई परफॉर्मेंस
स्पोर्ट्समैन होते हैं, जो जो सीनियर हो चुके हैं, एक लेवल करके हमारे जितने नेशनल चैंपियंस हैं, नेशनल कैंपर्स हैं, जो सब हैं, जितने हैं, इनके साथ हम जो डील करते हैं, डील करते जो पीरियडाइज है, वो अधिकांश जो प्लान करते हैं, मल्टीपल पीरियडाइजेशन हम प्लान करते हैं, क्योंकि उनका एक परफॉर्मेंस को हम एक लेवल तक मेंटेन करते रहते हैं। तो ओनली टू एक्सेल मोर एंड मोर, दे टू गिव द मोर कॉम्पिटिशन एक्सपोज़र, इट मीन्स वी यूज़ मल्टीपल पीरियडाइजेशन फॉर देम। तो यहाँ पे बताने की बात। तो ये हम 3 जो पेरियडाइजेशन को हम 3 भागों में बाँटा है, सिंगल, डबल और मल्टीपल। तो आज का जो कंटेंट्स है वो यहीं तक है, जो मैं यहाँ पे ले रखा है। देन वी विल डिस्कस फर्दर जो भी इसमें आएँगे, जो आगे है कि पेरियडाइजेशन में क्या-क्या होता है, कंटेंट्स क्या हैं, ट्रेनिंग कैसे की गई, कैसे करनी चाहिए, प्रिपरेटरी पीरियड का इनका एम और क्या है, ड्यूरेशन क्या है, आदि हम नेक्स्ट आने वाले उसमें क्लासेस में डिस्कस करेंगे। थैंक यू वेरी मच।